नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल इंस्पिरेशन एकेडमी फॉर सक्सेस पर। आज हम बात करेंगे हमारे संधि के तीसरे भाग की और अंतिम भाग की, जो है विसर्ग संधि। आप सभी को विसर्ग संधि करने से पूर्व मैं ये बताना चाहूँगा कि जो विसर्ग है उसका चिन्ह कौन सा होता है और वह किस प्रकार कार्य करता है हिंदी भाषा में। सर्वप्रथम इसे कहा जाता है विसर्ग चिन्ह। यह विसर्ग का चिन्ह है और इस चिन्ह में जो वर्ण सुनाई देता है, जो ध्वनि सुनाई देती है, वह होती है ह की। हिंदी में जो ह का प्रयोग हम करते हैं वह मुख्य रूप से इसमें कार्य करता है विसर्ग के चिन्ह में। और आपको बता दूं, विसर्ग जो चिन्ह है वह लिया गया है संस्कृत से। यह एक संस्कृत का चिन्ह है जिसे आज हिंदी के तत्सम शब्दों में प्रयोग में लाया जा रहा है। मैं आपको बता चुका हूं तत्सम शब्द कौन से होते हैं। तत्सम शब्द वे होते हैं जिन्हें हम संस्कृत से बिल्कुल उसी प्रकार का प्रयोग में हिंदी में ला रहे हैं जिस प्रकार के वह संस्कृत में थे। तो बात करते हैं विसर्ग संधि की, और यह है विसर्ग संधि का चिन्ह। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इस चिन्ह को जब किसी वर्ण के अंतर्गत विसर्ग किसी अन्य स्वर या व्यंजन से मिलता है तो क्या परिवर्तन आता है। तो आइए शुरू करते हैं विसर्ग संधि। जी, विसर्ग संधि में जो सबसे पहला नियम है वह है विसर्ग से ओ में बदलाव होना। जब विसर्ग पाया जाएगा पहली तरफ और दूसरी तरफ कोई भी, जैसे यहाँ पर लिखा गया है, जब दूसरी तरफ पाया जाएगा अ के बाद में, जब जो विसर्ग है वह अ पर लगा होगा, अर्थात उसके पश्चात अ, पहले यहाँ पर अ पाया जाएगा और बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा यह अंतस्थ है। अंतस्थ यहाँ लिखा हुआ है। आपको बता दूं कि अंतस्थ क्या होते हैं। यह व्यंजन का एक भाग ही है। जब व्यंजनों को हमने विभाजित किया था, जिसमें स्पर्श व्यंजनों की हम बात करते हैं, संयुक्त की बात करते हैं, उसी प्रकार अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन में आते हैं जो है व्यंजन है य, र, ल, व। और इसके साथ ही इन्होंने बात की है ह की। तो जब यह व्यंजन जमा तीसरा, चौथा, पांचवा किसी भी वर्ग का पाया जाएगा, तब जो हमारा नियम होगा ओ का नियम, अर्थात कौन सा नियम, इससे जब ओ बनेगा यह नियम कार्य करेगा। एक बार फिर से देखिएगा, यह नियम कब कार्य करेगा, जब विसर्ग के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आपको मिलता है, या र, य, ल, व, ह, या अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है य, र, ल, व को। तो यह चार व्यंजन जमा ह, जब यह आपको मिलते हैं तो विसर्ग का परिवर्तन होगा ओ में। अब बात कर लेते हैं एक उदाहरण की। उदाहरण तौर पर मन, विसर्ग जमा बल। अब हमने बात की थी विसर्ग के बाद में यदि तीसरा, चौथा, पांचवा या य, र, ल, व यह मिलेंगे तब हम बदलेंगे ओ में। अब देख लेते हैं कि जो प है यह है प, फ, ब। तो इस प्रकार जो प है वह अपनी ही पंक्ति का तीसरा व्यंजन है, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। तो इस प्रकार जो उत्तर रहेगा उसमें जो विसर्ग चिन्ह होगा यह बदल जाएगा ओ में, और बल हमारे पास में अंतिम रूप में जो बचता है मनोबल। इस प्रकार हमारी विसर्ग संधि का जो पहला नियम था उसकी उदाहरण आप सभी के समक्ष है। इसके बाद में बात कर लेते हैं एक और उदाहरण की, जिसमें हम बात करेंगे अंतस्थ पर। अंतस्थ पर यदि हम बात करें तो हम लिखते हैं सर जमा वर। जी, इस प्रकार हमने यहां पर लिखा सर जमा वर। अब विसर्ग को लगाया गया है यहाँ पर, और आप सभी जानते हैं
विसर्ग के बाद में यदि अंतस्थ है व्यंजन अर्थात य, र, ल, व ह अंतस्थ के अंतर्गत नहीं आता है। यह 4 जो वर्ण है वह आते हैं अंतस्थ में। तो आप सभी देख पा रहे हैं कि जो व है वह अंतस्थ व्यंजन का ही एक वर्ण है। इस प्रकार यह जो विसर्ग होगा यह बदलेगा ओ में। इस प्रकार यह बदल जाएगा ओ में और उत्तर रहेगा सरोवर। सरोवर। इससे पहले मैंने आपको बताया था मनोबल। तो यह 2 उदाहरण थी जिस पर हमने बात की हमारे विसर्ग संधि के पहले नियम पर। यदि आप इन्हें लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं और आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आपने इसे समझा होगा। बिल्कुल भी कठिनाई का अनुभव आपको नहीं हुआ होगा, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने आपको समझाया है पूर्ण रूप से एक चीज़ को खोलकर मैंने आपको बता दिया है। एक बार फिर से देख लीजिएगा। विसर्ग के बाद में यदि तीसरा, चौथा, पांचवा, इस विसर्ग के बाद में यदि तीसरा, चौथा, पांचवा किसी भी वर्ग का वर्ण अर्थात एक और उदाहरण मैं आप सभी को दिखा देता हूं। जिस प्रकार हम बात कर लें अध विसर्ग गति। अब मैंने बोला विसर्ग चिन्ह के बाद यदि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अर्थात जो ग है इसका वर्ग का आरंभ होगा क, ख, ग, घ और ण। जी, आप सभी को बता दूं कि इस वर्ण में बहुत से लोगों को यह अनुभव नहीं है कि यह ण है। कुछ लोग इसे ड़ बोलते हैं। जो ड़ है उसके जो यह बिंदु लगाया जाता है उसे यहाँ लगाया जाता है, परंतु ण के यहाँ लगाया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं हमारे नियम की ही। 1, 2, 3, 4 और 5। तो हमारे नियम के अनुसार यह कहा गया था कि यदि विसर्ग के बाद विसर्ग जमा, विसर्ग के जो जमा का जो चिन्ह है इसके बाद यदि वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा यह जब वर्ण पाया जाएगा तो जो विसर्ग चिन्ह होगा उसका परिवर्तन होगा ओ के रूप में। और हमारे पास यहाँ पर उत्तर जो होगा वह होगा अधोगति। जी, आशा करता हूँ आपने इसे बहुत अच्छे से समझा होगा। इसके बाद बात करते हैं हमारे दूसरे नियम की। यदि आप पहले नियम में किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव करें तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज लिखकर बता सकते हैं। जी, नियम 2। नियम 2 के अनुसार यहां पर लिखा गया है विसर्ग का र अर्थात आधे र में परिवर्तन। अब आपको बता दूं र, हिंदी में जो र है वह 4 प्रकार का पाया जाता है। सर्वप्रथम जो र पाया जाता है वह वर्णमाला के अंतर्गत ही होता है र के रूप में, जिस प्रकार हम लिखते हैं राम। दूसरा जो र है वह पाया जाता है अर्थात ये वाला। ये जो र होता है यह अधिकतर गोलाकार अक्षरों पर ही लगाया जाता है। अधिकतर क्या, यह लगता ही केवल गोलाकार अक्षरों पर है, क्योंकि इस प्रकार के जो अक्षर हो गए जिनमें गोलाई आपको दिखाई देती है उन्हीं अक्षरों पर इस र को लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह भी र का प्रयोग किया जाता है, या बात करें यहाँ पर इस र का भी। और जो अंतिम र है वह है यह बर्फ। तो आपको बता दूं कि इस र को बोला जाता है सामान्य र। जी, इस र को सामान्य र बोला जाता है और इसे बोला जाता है पदेन। इस र को भी पदेन ही बोला जाता है और इसे बोला जाता है रेफ। तो जो पैरों में लगाए जाते हैं उसे बोला जाता है पदेन, और जो र हम आमतौर पर प्रयोग करते हैं हिंदी भाषा में, जिस प्रकार हमने राम को लिखा है, इसे बोला जाता है सामान्य, और पैरों में लगने वाले र को बोला जाता है पदेन। तो अब बात करते हैं हमारे नियम की। हमारे नियम के अनुसार लिखा गया है
कि र हलंत, अर्थात यह र आधा ही है और आधा र आप सभी जानते हैं या यह रेफ होगा या पदेन होगा या सामान्य र के रूप में हमारे पास में नहीं रहेगा। तो ये देखते हैं इस नियम को भी एक बार फिर से। जी, नियम के अनुसार लिखा गया है स्वर अ आ को छोड़कर, स्वर अ और आ को छोड़कर यदि विसर्ग से पहले कोई अन्य स्वर, अर्थात विसर्ग के पहले यहां पर कोई अन्य स्वर वह बाद में तीसरा चौथा पांचवा या अंतस्थः है, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार जैसा कि हमने पहले नियम में किया था, या बाद में तीसरा चौथा पांचवा या अंतस्थः, अंतस्थः आप जान चुके होंगे य र ल व और ह पाया जाता है तो विसर्ग का परिवर्तन होगा र के रूप में। उदाहरणतः बात करते हैं। नि जमा गुण। अब यहां पर विसर्ग हमारे नियम के अनुसार बताया गया था कि अ और आ को छोड़कर विसर्ग से पूर्व यदि कोई अन्य स्वर, यहां पर जो हमारे पास में अन्य स्वर है वह है ई। तो इस प्रकार हमारा जो यह नियम है ये कार्य करेगा, से छोड़कर पहले कोई अन्य स्वर, अर्थात हमारे पास में अन्य स्वर दिखाई दे रहा है, ई जो स्वर है वह अ या आ के अन्य स्वर ही है, और उसके बाद में जो योग का जो चिन्ह दिया गया है उसके बाद में तीसरा चौथा पांचवा, जैसा कि ग हम सभी जानते हैं कि क वर्ग का तीसरा व्यंजन है, तो जो विसर्ग होगा उसका बदलाव होगा र के रूप में, आधे र के रूप में, अर्थात जो हमारा उत्तर बनेगा वह बनेगा नी गुण, और इस जो चिन्ह को हम बदल देंगे इस रूप में और उत्तर हमारे पास पाया जाएगा निर्गुण। आशा करता हूं आपने इसे समझा होगा। निर्गुण, जो विसर्ग का चिन्ह है उसे बदला गया र के रूप में, आधे र के रूप में, और उस र ने रूप लिया रेफ का और वह निर्गुण के रूप में आप सभी के सामने है एक उत्तर के रूप में। फिर बात कर लेते हैं इसी नियम के एक अन्य उदाहरण की। नी जमा यात, य अंतस्थः व्यंजन है य र ल व, जैसा कि यहां पर लिखा गया है कि यदि कोई अंतस्थः व्यंजन और ह होगा तो वह भी आधे र के रूप में बदला जाएगा या र हलंत के रूप में बदला जाएगा, इसे हलंत कहा जाता है। तो इस प्रकार जब विसर्ग बदला जाएगा र के रूप में तो यह इसका जो स्थान होगा वह होगा यहाँ और उत्तर होगा निर्यात। आशा करता हूँ आपने इसे समझा होगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा। यदि नी विसर्ग के बाद य र ल व ह पाया जाता है हमारे नियम के अनुसार, तो जो विसर्ग होगा वह बदलेगा आधे र के रूप में और वह जो र है वह रेफ के रूप में आप सभी के सामने है और उत्तर है निर्यात। इसके बाद बात करते हैं हमारे तीसरे नियम की। यदि आप इसे इस प्रकार समझते रहेंगे तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। इन नियमों को याद करना थोड़ा सा कठिन है परंतु आप इसे बहुत आसानी से कर सकेंगे। फिर बात कर लेते हैं नियम तीसरे की, जिसमें लिखा गया है विसर्ग का श स और श में बदलाव होना। अब ये किस प्रकार होगा? विसर्ग के बाद प फ या क ख, क वर्ण का जो क वर्ग है और प वर्ग है, इस दोनों के जो पहले पहले जो वर्ण है, पहले दो वर्ण हैं क ख और प फ, अर्थात पहला और अंतिम जो आपका वर्ग है, उस वर्ग के पहले दो अक्षर यदि पाए जाते हैं विसर्ग के बाद तो विसर्ग का बदलाव होगा इस रूप में, और यदि च छ पाया जाता है तो उसका बदलाव होगा श के रूप में, और यदि क त स आता है तो विसर्ग का बदलाव होगा स के रूप में। इसे उदाहरण के रूप में देखिए, आप आसानी से समझ पाएंगे। सबसे पहले जो उदाहरण है वह है नी विसर्ग जमा छल। जी, यह जो है पहले उदाहरण आप सभी के सामने। अब यहां पर लिखा गया है यदि विसर्ग के बाद में छ पाया जाता है,
एक बार फिर से देखते हैं हमारे नियम को। च छ बदलेगा आधे श में। आप सभी के सामने यहाँ पर लिखा गया है, यदि विसर्ग के बाद में च छ है तो वह बदला जाएगा श में। तो यहाँ पर जो विसर्ग होगा जब वह आधे श में बदला जाएगा, अब यहाँ से इसे बदला जाएगा आधे श में और उत्तर होगा निश्चल। एक बार फिर से देख लीजिएगा, हमारे नियम के अनुसार यहाँ पर लिखा गया था कि यदि विसर्ग के बाद में जो योग का जो चिन्ह है उसके बाद में यदि च या छ आता है तो विसर्ग जो होगा इसका बदलाव होगा आधे श के रूप में, और बहुत आसानी से हमने इसे कर लिया है। इसके बाद बात करते हैं हमारे दूसरी उदाहरण की। नी विसर्ग काम। जिस प्रकार यहां पर लिखा गया है, विसर्ग के बाद में यदि प फ क ख तो क पाया जाता है तो वह बदलेगा आधे श, क्ष, षटकोण वाला जो श जिसको हम बोलते हैं। इसमें जो होता है ऊष्मा अर्जित होती है। जब आप इस शब्द को अपने मुंह से उच्चारित करेंगे जब इसे, तब आपके मुंह से गर्म हवा का अनुभव आपको होगा, और इसमें जो बोलने में जो वायु होती है वह अधिक निकलती है हमारे मुंह से इस श में, और जो अन्य श है उनमें यही जो एक है वह परिवर्तन देखा जा सकता है, बदलाव देखा जा सकता है। तो नी जमा काम, नियम के अनुसार क यहाँ पर हमें मिला है और हम हमारे जो विसर्ग चिन्ह होगा इसको बदलेंगे आधे श में, तो उत्तर होगा निष्काम। इस प्रकार हमारा जो उत्तर रहेगा वह होगा निष्काम। आप इस पूरे जो भी यहाँ पर नियम मैंने लिखे हैं अंत में आप इसे लिख लीजिएगा, यहाँ इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा ताकि आप इसे करने से आसानी से आप इसे कर सकें, और आपके लिए बहुत ही एक अच्छे नियम मैंने लिखे हैं। तो आशा करता हूँ आप इसे पसंद करेंगे। इसके बाद में बात करते हैं हमारे चौथे नियम की। चौथे नियम के अनुसार यहाँ पर लिखा गया है, विसर्ग के बाद श, श और स या क, ख और प, फ, बिल्कुल ठीक जिस प्रकार हमने अभी तीसरे नियम में पढ़ा था कि क, ख और प, फ बिल्कुल समान है ये चीज़ें, तो दोनों ही विसर्ग के बाद में यदि श, श और स और क, ख, प, फ यदि यह आते हैं तो यह अपरिवर्तित हो गए, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। एक बार फिर से देखिएगा, किसके बाद, विसर्ग के बाद में यदि श, श, स, क, ख, प, फ विसर्ग के बाद में यदि यह वर्ण आपको मिलते हैं तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, यह अपरिवर्तित होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जैसा इसे यहाँ लिखा गया है यह बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से ही लिखा जाएगा और विसर्ग चिन्ह भी इसके साथ ही रहेगा। उदाहरण देख लेते हैं। दु शासन, दु शासन। तो यहाँ पर जो श है हमारे नियम के अनुसार आया है, तो इसे बिल्कुल ठीक इसी प्रकार ही लिखा जाएगा जी, और यह तत्सम शब्द है इसीलिए इसे इस प्रकार ही लिखा जाएगा। उसके बाद में बात कर लेते हैं एक उदाहरण और जो है, उस उदाहरण में यहाँ पर लिखा जा रहा है कि श, श, स, क, ख, प, फ यह अपरिवर्तित रहेंगे। तो बात कर लेते हैं एक अन्य नियम की, प्रातः विसर्ग जमा काल। जैसा कि क यहाँ पर लिखा गया था बिल्कुल ठीक इसी प्रकार हम इसे लिखेंगे प्रातः काल। यह भी अपरिवर्तित रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, न तो इसमें विसर्ग चिन्ह काटा जाएगा और न ही किसी प्रकार के विसर्ग को परिवर्तित किया जाएगा। तो आशा करता हूँ आपने इसे बहुत आसानी समझा होगा, बहुत ही आसान नियम है एक। इसके बाद में बात करते हैं हमारे पांचवें नियम की। विसर्ग से पूर्व यदि ई, विसर्ग से पूर्व यदि ई है अर्थात अ या आ से कोई अन्य स्वर है
और विसर्ग के बाद में यदि र है तो वह जो ई होगी, ई, वह बदल जाएगी ई में, अर्थात जो हस्व ई होगी, ह्रस्व ई होगी, वह बदल जाएगी दीर्घ ई में। उदाहरण देखिए, नी विसर्ग रोग। तो यहां पर बताया जा रहा है यदि विसर्ग के पूर्व ई है, अर्थात ई जो छोटी मात्रा जिसे हम बोलते हैं ह्रस्व स्वर हम बोलते हैं, और बाद में यदि पाया जाता है र, तो यह जो ई होगी यह बदल जाएगी ई में, अर्थात दीर्घ में। तो इस प्रकार, और जो विसर्ग होगा वह यहाँ से काट दिया जाएगा, उसे नहीं लिखा जाएगा। इस प्रकार से उत्तर होगा निरोग। देखिए यह मात्रा जो है इसे बड़ा कर दिया गया है। एक और उदाहरण देख लीजिए, नी विसर्ग रस। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार विसर्ग को यहाँ से हटा दिया जाएगा और जो ह्रस्व स्वर था वह हो जाएगा दीर्घ, और उत्तर होगा नी रस, और उत्तर आप सभी के सामने होगा नीरस के रूप में। जी, यह था हमारा 5वां नियम। अब बात करते हैं हमारे आज के अंतिम नियम पर, छठे नियम पर। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे नियम हैं जो संधि पाए जाते हैं, और यह जो नियम मैंने आपको करवाए हैं यह सबसे महत्वपूर्ण नियम है, इसीलिए मैंने कुछ नियमों का चुनाव करके आपको यह नियम करवाए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है संधि के माध्यम से। संस्कृत में अ के बाद में जो क होता है वह स में बदल जाता है। जिस प्रकार हमने यहाँ पर बात की थी कि विसर्ग के बाद में कोई अन्य स्वर आने पर वह ओ में बदलेगा, यह हिंदी की यहाँ पर हम बात कर रहे थे। परंतु संस्कृत में यदि अ के बाद में क आता है तो यह स में बदलता है। किस प्रकार? उदाहरण देखिए, नमः विसर्गकार। तो नमः हम सुनते हैं कि यह एक संस्कृत का जो शब्द है नमः। जिस प्रकार यदि आप यज्ञ करवाते हैं तो उसमें नमः ये बोला जाता है। उसी प्रकार से जो यदि विसर्ग के बाद में क आप सभी के पास में आ रहा है तो जो क होगा वह बदला जाएगा जो क होगा, यदि बाद में क पाया जाता है तो जो क होगा वह बदला जाएगा विसर्ग के किस रूप में? विसर्ग बदलेगा आधे स में, और उत्तर होगा नमस्कार। तो यहाँ पर बदला जाएगा विसर्ग किस रूप में? आधे स के रूप में। इस विसर्ग के रूप पर जो हमारे पास में जो उत्तर आया है वह है आधे स के रूप में, और यहाँ पर जो उत्तर है वह है नमस्कार। तो आशा करता हूँ आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा आज की इस वीडियो से, और जो भी नियम हैं आप उन्हें लिखते जाइए, उन्हें बार बार देखिए, जिससे आप संधि को करने में बहुत ही आसानी का अनुभव करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।